जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का आपके अपने एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक जीएस स्पेशल का बैच स्टार्ट किया है जिसकी आज 5th क्लास है। क्लियर। तो सबसे पहले यानी कि जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। यानी कि आधा ऐतिहासिक काल का एक पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कल वो हमने डिस्कस किया था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हमने उसके कालक्रम पर बात की थी, उसके बाद उसके अन्य नामों पर बात की थी कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है या कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद हमने बात करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के विस्तार पर कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत में और पाकिस्तान में कहां तक फैली हुई थी। क्लियर। तो यानी कि जब मैंने कल आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक फैला हुआ था, तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण में कहां तक फैली हुई थी। क्लियर। अब ये आपको कमेंट्स में बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण में कहां तक फैली हुई थी। क्लियर। और आज जो हमारा मेनली टॉपिक होने वाला है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए स्थल। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई या उसका सर्वेक्षण किया गया तो उसमें कौन कौन से स्थल खोजे गए। क्लियर। और उन स्थलों में क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई और कौन कौन सी सामग्री हमें प्राप्त हुई। क्लियर। यानी किस किस चीज के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले सर्वेक्षण किया गया या सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज या उसके साक्ष्य प्राप्त हुए तो वो कब प्राप्त हुए और किस व्यक्ति को प्राप्त हुए। क्लियर। तो देखो यहां एक बात आती है कि 1826 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य प्राप्त किए गए। क्लियर। 1826 में बाई जेम्स प्रिंसेप। क्लियर। यानी 1826 में जेम्स प्रिंसेप को इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य बहुत कम मात्रा में देखने को मिले, जिन्होंने या जिस कारण जेम्स प्रिंसेप ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को इग्नोर कर दिया। क्लियर। उसके बाद 1853 में जब भारत में रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, यानी कि हमारे भारत में सर्वप्रथम जो ट्रेन चलाई गई वो 1853 में चलाई गई। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है। यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में ट्रेन का निर्माण किया गया और उसी समय ट्रेन की पटरियां यानी कि रेलवे ट्रैक बिछाते समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत अधिक मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए। क्लियर। और जब बहुत अधिक मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए तो उनको नजरअंदाज नहीं किया गया, जिनके लिए हमारे जेम्स कनिंघम साहब ने 1861 में एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। क्लियर। अब यहां से पॉइंट आता है और कई बार क्वेश्चन बना है कि भारत में या भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग का काम होता है पुरानी चीजों को खोजना और उन पर बहुत गहराई से शोध करना। क्लियर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो थी वो 1861 में जेम्स कनिंघम के द्वारा की गई। क्लियर। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जेम्स कनिंघम के द्वारा की गई। क्लियर। उसके बाद जेम्स कनिंघम ने जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की तो अब इसके एक अध्यक्ष चुने गए। ठीक है। तो इन्होंने जो अध्यक्ष चुना वो जॉन मार्शल को चुना। क्लियर। अब जॉन मार्शल जी भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। क्लियर। और उनके दो असिस्टेंट बनते हैं, एक है राखलदास बनर्जी और एक है दयाराम साहनी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि राखलदास बनर्जी ने किन किन स्थलों की खोज की और दयाराम साहनी ने किन किन स्थलों की खोज की। क्लियर। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक पर।
सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए प्रमुख स्थल। आज की जो हेडिंग होने वाली है वो हेडिंग यही होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए प्रमुख स्थल। क्लियर। अब आपको सबसे पहले कमेंट्स में ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर और सबसे पुराना खोजा गया शहर कौन सा है। खोजे गए शहर या स्थल। क्लियर। तो सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। क्लियर। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सर्वप्रथम शहर खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा। क्लियर। अब यहां से पॉइंट ये बनता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई और किसके द्वारा की गई। ठीक है। यानी कि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा की खोज जो की वो दयाराम साहनी द्वारा की गई। क्लियर। खोज किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा, और 1921 में। क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा शहर या हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई, दयाराम साहनी के द्वारा। किस वर्ष की गई, 1921 में की गई। क्लियर। और यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष की गई, तो वर्ष 1921 में, और किसके द्वारा की गई, तो वो आएगा दयाराम साहनी। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है इसकी लोकेशन को लेकर कि इसकी लोकेशन कहां स्थित है। क्लियर। लोकेशन, तो इसकी जो हड़प्पा शहर जो स्थित है या इसकी लोकेशन स्थित है वो है पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में। माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। क्लियर। यानी देखो पाकिस्तान में एक जिला है माउंट गोमरी। क्लियर। और उस जिले में एक नदी पड़ती है रावी नदी। ठीक है। और उस रावी नदी के तट पर हड़प्पा शहर की खोज की गई। क्लियर। अगर अब यहां से तीन क्वेश्चन यानी कि तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से। सबसे पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा शहर की खोज किसके द्वारा की गई। क्लियर। तो उसमें आंसर में आएगा दयाराम साहनी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष की गई। क्लियर। उसमें आएगा 1921। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा शहर की खोज किस नदी के तट पर की गई। ठीक है। तो वो है रावी नदी के तट पर। क्लियर होगा। तीनों क्वेश्चन आई होप कि आप सभी को बहुत बेसिकली तरीके से समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा शहर से मिलने वाली वस्तुओं के बारे में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा शहर में क्या क्या वस्तुएं मिली और कौन कौन सी चीजें मिली। क्लियर। तो अब इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि यहां से एक 12 कक्षों का अन्नागार मिला है। क्लियर। सबसे पहले ही पॉइंट आता है कि 12 कक्षों का, यानी कि हड़प्पा शहर का सबसे बड़ी जो इमारत मिली है, ऐसे बोल सकते हैं हम कि हड़प्पा शहर की सबसे बड़ी जो इमारत यहां से हमें प्राप्त हुई वो है 12 कक्षों का अन्नागार। क्लियर। सबसे बड़ी इमारत। क्लियर। 12 कक्षों का अन्नागार। अब देखो इससे क्या आश्रय है कि 12 कक्षों का अन्नागार, यानी कि हमें एक ऐसा आवास मिला है जिसमें 12 कक्ष स्थित है, और इसको अन्नागार नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उन 12 कक्षों के यानी कि 12 रूम यानी 12 कमरों में से अनाज के और जौ के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि सिंधुवासी जो थे वो अपना अनाज या अपने जौ या अपना खाद्यान्न सामग्री सेफ रखने के लिए इन कमरों या इन कक्षों का निवास यूज करते थे। क्लियर। और ये हमें
इस लाइन में देखने को मिलते हैं। क्लियर? यानी कि 6 रूम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम 12 कक्षों का अन्नागार कहा गया। क्लियर? यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो सबसे बड़ी इमारत हमें प्राप्त हुई है वो है 12 कक्षों का अन्नागार। यहां से भी क्वेश्चन आया है कि हड़प्पा शहर से सबसे बड़ी इमारत कौन सी प्राप्त हुई है, वो है 12 कक्षों का अन्नागार। और इसको अन्नागार क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें इन कमरों में से जौ के और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि सिंधुवासी जो अपनी अनाज या खाद्यान्न सामग्री को सेव करने के लिए इन कक्षों का उपयोग करते थे। क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर कि हमें दूसरी वस्तु यहाँ से क्या मिली। तो हमें दूसरी वस्तु जो मिलती है वो यहाँ से कांसे की बनी एक बैलगाड़ी मिलती है हमें। यानी कि कांसे के जो कांसा था, मैंने कल भी बताया था, कांसा एक मिश्र धातु है और कांसे के द्वारा बनी एक बैलगाड़ी यहां से हमें मिलती है। ठीक है? और बैलगाड़ी जैसे कि आज के समय में बैल और बुग्गी जिसको कहा जाता है, उसको उस समय बैलगाड़ी कहा जाता था, जो हमें कांसे की बनी हुई मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सर्वाधिक कांसे का उपयोग करते थे। यानी कि वे अपने छोटे छोटे खेल खिलौने बनाने में और औजार बनाने के लिए कांसे का सबसे ज्यादा या सर्वाधिक उपयोग किया करते थे, जिस कारण इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता पड़ा। क्लियर? ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि सर्वाधिक, देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति थे वो सर्वाधिक कांसे का उपयोग करते थे, जिस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगा। जैसे कि अभी हमने हड़प्पा शहर से हमें क्या मिला? कांसे की बनी बैलगाड़ी। क्लियर? कांसे की बनी बैलगाड़ी। क्लियर? दूसरा हमें यहां से मिलता है RS-37 का कब्रिस्तान। क्लियर? यानी RS-37 का मतलब क्या है? RS-37 का मतलब है, यानी कि इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा शहर से हमें काफी मात्रा में मानव के कंकाल तंत्र प्राप्त हुए। मानव और, यानी कि देखो, स्त्री और पुरुष के मानव कंकाल तंत्र हमें काफी मात्रा में प्राप्त हुए। और जब वे कंकाल काफी मात्रा में प्राप्त हुए तो उन पर जब शोध किया गया, उनका अंदाजा लगाया गया, तो उसमें से केवल और केवल 37 अवशेष ऐसे थे या 37 सब ऐसे थे जिन पर शोध कार्य किया गया, जिस कारण इसका नाम RS-37 कब्रिस्तान रखा गया। क्लियर? अब आई होप कि आपको समझ आया होगा कि RS-37 का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है ऐसे कि RS-37 का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को। क्लियर? और यह भी क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा स्थल को क्या कहा जाता है, या हड़प्पा स्थल को किसी अन्य नाम से, किस नाम से जाना जाता है, तो वो है RS-37 का कब्रिस्तान। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात। तो यहां से जो अगली वस्तु मिली है वो मिली है स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। यानी कि स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा हमें यहां से प्राप्त हुआ है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। इस वाले क्वेश्चन से भी हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो हमें हड़प्पा शहर से प्राप्त हुआ है। ठीक है? दूसरी चीज जो हमें यहां से मिलती है वो कुम्हार का चाक हमें यहीं से देखने को मिलता है, जो आज के समय में यूज होता है। यानी आज के समय में वो हाथों से यूज होता है, बट उस समय वो
पैरों से यूज किया जाता था, ठीक है, यानी कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक, क्लियर। और हमें अगली चीज जो देखने को मिलती है वो मिलती है हाथी का कपाल। हाथी का कपाल, क्लियर। और हमें नेक्स्ट जो चीज देखने को मिलती है, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि यह है 5 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई थी। परिधि में फैला हुआ था, यानी कि जो हड़प्पा शहर था वो 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था, क्लियर। अब हमारा अगला जो पॉइंट आ है वो है कि हड़प्पा वासी या इन्हें 9 फसलों का ज्ञान था। यानी देखो वो जो 12 रूम्स हमें मिले हैं, 12 कक्ष जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें 9 फसलों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिस कारण इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि हड़प्पा शहर के या हड़प्पा वासी जो थे वो 9 फसलों का ज्ञान अपने आप में रखते थे, ठीक है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति थे या हड़प्पा शहर के जो व्यक्ति थे उन्हें 9 फसलों का ज्ञान था, क्लियर। अब हम यानी कि हमारा जो एक स्थल था हड़प्पा शहर, ये हमारा स्थल क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम दूसरा स्थल पकड़ते हैं या दूसरा स्थल उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा दूसरा स्थल जो होने वाला है वो है मोहनजोदारो, क्लियर। देखो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं होता, किसी भी एग्जाम्स के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं होता, ठीक है, उसको समझना और उसको याद रखना भी बहुत जरूरी होता है, क्लियर। अब जैसे कि हमने हड़प्पा शहर पढ़ा, हमारे पढ़ने से बात नहीं बनेगी, एग्जाम की दृष्टि से हमें उसे बहुत अच्छे तरीके से समझना और याद करना होगा, क्लियर। अब समझना और याद करना कैसे पड़ेगा, अभी जैसे हमने हड़प्पा शहर पढ़ा, क्लियर, अब वो हमने मिटा दिया, अब हम उसके बिना देखे कुछ कुछ पॉइंटों पर बात करते हैं या उसके जो मेनली पॉइंट है उनको हम याद करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा, क्लियर। अब हम बात करते हैं या मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि हड़प्पा को या हड़प्पा शहर को कि अन्य किस और नाम से जाना जाता है, बताइए। तो वो था RS-37 का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, बताइए कि हड़प्पा से सबसे बड़ी मिलने वाली इमारत कौन सी है। वो है 12 कक्षों का अन्नागार। क्लियर। उसके बाद जो हड़प्पा शहर है वो किस नदी किनारे स्थित था, बताइए कि हड़प्पा शहर जो था, अभी मैंने कुछ टाइम पहले आप सभी को अभी बताया कि हड़प्पा शहर किस नदी किनारे स्थित था। अब आपको बताना है और मेरे साथ ऐसे ही दोहराना है और ऐसे ही याद करना है कि हड़प्पा शहर किस नदी किनारे स्थित था। वो रावी नदी किनारे स्थित था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रावी नदी कहां पड़ती है, तो पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा शहर की खोज कब की गई, बताइए हड़प्पा शहर की खोज कब की गई। खोज 1921 बाई दयाराम साहनी द्वारा। क्लियर। अब हम इसको एकदम बेसिकली तरीके से याद करते हैं क्योंकि समझा मैंने पहले दिया था। देखो हड़प्पा स्थल, क्लियर। अब हड़प्पा की खोज कब की गई, 1921 में बाई दयाराम साहनी द्वारा, यानी हड़प्पा शहर की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई, क्लियर। उसके बाद हमें यह हड़प्पा शहर को दूसरा RS-37 का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्लियर। तीसरा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा शहर में जो सबसे बड़ी इमारत मिली है उसका नाम है 12 कक्षों का अन्नागार, क्लियर।
तीसरा पॉइंट है कि हड़प्पा शहर किस नदी किनारे स्थित था, तो वह रावी नदी किनारे स्थित था। क्लियर। आई होप कि आप सभी को हड़प्पा शहर एकदम बेसिकली तरीके से समझ और याद हुआ होगा। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्थल होने वाला है उसका नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही पॉइंटों पर जैसे कि हमने हड़प्पा शहर पर किया था। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट आता है मोहनजोदाड़ो, कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसके द्वारा और किस वर्ष में की गई। क्लियर। तो सबसे पहले ही ये पॉइंट आता है कि मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई, तो मोहनजोदाड़ो की खोज हड़प्पा शहर से अगले वर्ष की गई, यानी कि हड़प्पा शहर की खोज 1921 में की गई थी और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की गई। 1922 में बाई राखलदास बनर्जी। क्लियर। यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन पर, तो इसकी लोकेशन जो पड़ती है वो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर पड़ती है। क्लियर। लोकेशन पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर। क्लियर। देखो यहां से भी यही क्वेश्चन बनते हैं कि मोहनजोदारो की खोज किसके द्वारा की गई, राखलदास बनर्जी। क्लियर। उसके बाद मोहनजोदारो की खोज किस वर्ष की गई, 1922 में। क्लियर। उसके बाद मोहनजोदारो की खोज किस नदी किनारे की गई, या मोहनजोदारो स्थल किस नदी किनारे स्थित था, तो वो था हमारा सिंधु नदी तट पर। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इनसे मिलने वाली वस्तुएं, यानी कि यहां से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ पर, यानी मोहनजोदारो का अर्थ क्या है। यहां से कई बार क्वेश्चन बनता है और एसएससी ने कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन किया है कि मोहनजोदारो का बेसिकली अर्थ क्या है। क्लियर। अर्थ, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। क्लियर। यानी कि मोहनजोदारो को जो दूसरे नाम से पुकारा जाता है या दूसरे नाम से जाना जाता है वो है मृतकों का टीला। और यहाँ से कई बार एग्जाम्स की दृष्टि से क्वेश्चन बने हैं और यह एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, वो है मृतकों का टीला। क्लियर। अब हम बात करते हैं या मोहनजोदाड़ो को और क्या क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को आईवीसी का बगीचा भी कहा जाता है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बगीचा कहा जाता है वो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। ठीक है। और एक इतिहासकार हुए पिगट, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा शहर को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी बताया। क्लियर। तो सबसे पहले ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। और अगला पॉइंट हमारा होने वाला है कि आईवीसी का बगीचा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा किसे कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को आईवीसी का बगीचा कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट होने वाला है आईवीसी की राजधानी। क्लियर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी हम किसको बताते हैं, मोहनजोदाड़ो को, या इतिहासकारों ने मोहनजोदाड़ो को इंडस वैली सिविलाइजेशन की राजधानी बताया। उसके बाद हम बात करते हैं यहां से मिलने वाली वस्तुओं के बारे में कि मोहनजोदाड़ो से क्या क्या वस्तुएं हमें प्राप्त हुई। क्लियर। तो सबसे पहले जो हमें वस्तु प्राप्त हुई वो है कांसे की बनी नृत्य कृत्रिम मूर्ति। क्लियर। अब देखो हड़प्पा शहर से हमें क्या मिली थी, कांसे की बनी बैलगाड़ी। क्लियर। अब हमें मोहनजोदाड़ो से क्या वस्तु प्राप्त होती है, कांसे की बनी नर्तक करती मूर्ति, यानी कि एक हमें मूर्ति मिली है जो कांसे द्वारा निर्मित है, जो
पुराने समय में लुप्त मोम विधि द्वारा बनाई जाती थी और वो किस चीज से बनी हुई थी? कांसे की। क्लियर? कांसे की बनी, कांसे की नृतक करती मूर्ति। क्लियर? और इसको पुराने समय में लुप्त मोम विधि द्वारा निर्मित किया जाता था। क्लियर? फिर उसके बाद हमें मोहनजोदाड़ो से जो मिलता है वो प्रति एक मकान में कुएं के साक्ष्य हमें मिलते हैं। क्लियर? यानी कि मोहनजोदाड़ो एक ऐसा स्थल पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि जितने भी मोहनजोदाड़ो स्थल में उस समय घर थे, हर एक घर में एक कुएं का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रति एक मकान में कुएं के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है? यहाँ से पशुपति महादेव की मूर्ति मिलती है। क्लियर? सबसे मेनली पॉइंट है ये हमारा कि यहाँ से किसकी मूर्ति हमें प्राप्त हुई है? तो हमें यहाँ से दो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पहली कांसे की बनी नृतक करती मूर्ति। क्लियर? जिसको जो मोम विधि द्वारा लुप्त मोम विधि द्वारा निर्मित हुआ करती थी। और हमें दूसरी मूर्ति यहाँ से किसकी मिली है? पशुपति महादेव की, जिसको हम दाढ़ी वाला महादेव भी कहते हैं। पशुपति महादेव। क्लियर? अब हमें यहां से दो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसको हम दाढ़ी वाला महादेव भी कहते हैं या जिसको दाढ़ी वाला महादेव भी कहा जाता है। क्लियर? अब देखो मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। किसके द्वारा हुई? राखालदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदाड़ो किस नदी तट पर हमें खोजा गया या इतिहासकारों ने खोजा? तो सिंधु नदी के तट पर। क्लियर? उसके बाद हमें यहाँ से क्या वस्तुएं मिली हैं? कांसे की नृतक करती मूर्ति जो लुप्त मोम विधि द्वारा निर्मित हुआ करती थी, और प्रति एक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, और पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। और मोहनजोदाड़ो का जो मेनली अर्थ है वो है मृतकों का टीला। क्लियर? उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो राजधानी माना गया है वो मोहनजोदाड़ो को माना गया है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें यहाँ से एक विशाल स्नानगर प्राप्त हुआ है। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है? तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि विशाल स्नानगर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? क्लियर? विशाल स्नानगर, यानी विशाल स्नानगर जिसको हम आज के समय में स्विमिंग पूल बोलते हैं, ग्रेट बाथ। क्लियर? यानी कि उस समय मोहनजोदाड़ो में एक हमें विशाल स्नानगर प्राप्त हुआ है। ठीक है? जो कि चारों ओर से खुला था और उसमें चारों ओर से आने के रास्ते बने हुए थे। क्लियर? ये इसकी पहड़ियां ऐसी थी, ये कुछ इस टाइप का बना हुआ था, यानी कि इधर से व्यक्ति आता था और बीच में स्नान करने के पश्चात आगे से वापस या बाहर निकल जाया करता था, जिसको विशाल स्नानगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है? विशाल का मतलब होता है विशाल का, यानी कि बहुत बड़ी। अब देखो इंडस वैली, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें दो चीजें बहुत विशाल मात्रा में और बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई है। क्या? सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि 12 कक्षों का सबसे बड़ा अन्नागार या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत हमें क्या प्राप्त हुई है? वो 12 कक्षों का अन्नागार। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि विशाल स्नानगर भारत इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? क्लियर? तो वो हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है? अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो से हमें आगे क्या मिला है, या मोहनजोदाड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, या मोहनजोदाड़ो की और क्या ऐसी खासियत है जो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण या महत्वता रखती है। क्लियर? तो मोहनजोदाड़ो को इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे गर्म स्थल माना जाता है। क्लियर?
देखो, सबसे पहले मैं ये बात यहाँ डिस्कस कर देता हूँ कि जो जीएस पूरा एक मल्टीपल सब्जेक्ट है और इसका एक मेजर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, यानी कि देखो ये थोड़े लेंथी होते हैं और डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। क्लियर? क्योंकि अब या कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि यार ये ज्यादा बोलते हैं या लिखवाते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं, क्योंकि भाई अगर मैं सारा लिखवाने पे आऊं तो मैं खुद भी नहीं लिख पाऊंगा। क्लियर? क्योंकि इसमें इतने पॉइंट है कि मैं खुद भी नहीं लिख पाऊंगा, जिसलिए मुझे कुछ पॉइंट्स अपने मुंह से ही बोलने पड़ते हैं। क्लियर? तो थोड़ा मेरी आवाज पर भी फोकस करें कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर? यानी कि मैं सारे पॉइंट नहीं लिख सकता, जो कि कुछ पॉइंट मैं अपने मुंह से भी बता देता हूं। ठीक है? और मुझे बोलने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं लिखने पे आऊं तो यानी कि वीडियोस लंबी हो जाएगी और मेरे भी हाथ दुखने लगेंगे और आपके भी हाथ दुखने लगेंगे। क्लियर? तो हम एक शॉर्ट फॉर्म में और बेसिक नॉलेज के साथ हमें अपने इतिहास और जीएस मल्टीपल सब्जेक्ट को कवर करना है। क्लियर? चले अब हम बात करते हैं आगे कि मोहनजोदारो को इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे गर्म स्थल माना जाता है। क्लियर? सबसे गर्म स्थल माना जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, देखो मोहनजोदारो के जो भी पॉइंट्स थे या की पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थल पर। तो नेक्स्ट स्थल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चनहोदड़ो। और चनहोदड़ो की खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई, या चनहोदड़ो से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और क्या चनहोदड़ो की खासियत है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं चनहोदड़ो पर। ठीक है? तो सबसे पहले पॉइंट बनता है कि चनहोदड़ो की खोज कब की गई। ठीक है? तो सबसे पहले जब पॉइंट बनता है कि चनहोदड़ो की खोज कब की गई, तो चनहोदड़ो की खोज 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा की गई। बाई गोपाल मजूमदार द्वारा। क्लियर? अब देखो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ हमारा कि चनहोदड़ो की खोज कब की गई, तो 1931 में भाई गोपाल मजूमदार द्वारा की गई। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लोकेशन पर कि और किस नदी किनारे यह खोजी गई। क्लियर? तो चनहोदड़ो की खोज जो वो सिंधु नदी के तट पर की गई। क्लियर? और देखो ऐसे ही मोहनजोदड़ो की खोज भी सिंधु नदी तट पर की गई थी और चनहोदड़ो जो शहर हमें प्राप्त हुआ है वो भी हमें सिंधु नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि सिंधु चनहोदड़ो से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि चनहोदड़ो से हमें सबसे पहले जो प्राप्त हुआ है वो हमें मेकअप किट प्राप्त हुई है। क्लियर? जो आज के समय में जिसको बहुत महत्वता दी जाती है। ठीक है? यानी कि स्त्री वर्ग के द्वारा आज के समय में मेकअप किट को ज्यादा वरीयता दी जाती है, जिसे आप देख रहे होंगे कि हर एक स्त्री, देखो ऊपर वाले ने यानी कि ईश्वर ने हर एक चीज को खूबसूरत बनाया है, लेकिन कमी क्या है? वो कमी है सिर्फ हमारा नजरिया, और हम अपने नजरिए से किसी अच्छी चीज को बुरा बना सकते हैं और किसी बुरी चीज को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कि क्या अगर मैं या अगर आप कुछ चीज बनाने लगे तो उसको बदसूरत या खराब बनाएंगे? बताओ, एक इमेजिन करके देखो या सोच कर देखो उस चीज को कि अगर मैं किसी चीज का निर्माण करने लगूं या आप किसी चीज का निर्माण करने लगे तो क्या आप उसको बदसूरत और बेकार बनाएंगे? नहीं। तो इसी प्रकार ईश्वर ने किसी भी प्राणी को बदसूरत नहीं बनाया, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जानवर हो। यानी कि ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि में किसी भी प्राणी को और किसी भी जीव को बदसूरत नहीं बनाया, लेकिन जो उसको देखने का नजरिया है वह सिर्फ हमारा है, और वो नजरिया हमारे अंदर ईश्वर ने डाला है कि हमें किस नजरिए से किसको देखना है। क्लियर? जैसे कि हम किसी लड़की या लड़के की सूरत देखते हैं तो उसको हम बदसूरत करार कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत है। क्लियर? यानी कि वो भले ही हमारे लिए महत्वपूर्ण और हमारे लिए खूबसूरत ना हो, लेकिन वो अपने किसी खास के लिए जरूर खूबसूरत हो सकता है। क्लियर?
तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट क्लियर करता हूं कि भाई किसी को बदसूरत ना कहना, ठीक है, क्योंकि बदसूरत मैं भी हो सकता हूं और बदसूरत आप भी हो सकते हैं किसी और की नजर में। क्लियर, मैं अपने माँ बाप की नजरों में और अपने घर वालों की नजरों में बहुत खूबसूरत हूं, और आप भी अपने घर वालों की नजरों में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, भले ही आप मेरी नजर में बदसूरत हो या न हो। क्लियर, देखो मैं भी किसी को बदसूरत करार कर सकता हूं। क्लियर, यानी कि और मैं खुद भी किसी और की नजर में बदसूरत करार कर दिया जा सकता हूं या हूं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि देखो हमें ईश्वर ने जब इस धरती पर भेजा, या ईश्वर ने जब हमारा निर्माण किया, तो हमें अपने आप में एक खूबसूरत वस्तु बनाकर ही भेजा। तो किसी को बदसूरत कहना तो बेकार है। और लेकिन जो हमारी स्त्रियां आजकल जो मेकअप किट पर ज्यादा ध्यान दे रही है, वो इस बात पर याद आ गया कि जो स्त्रियां वर्ग हैं या स्त्री वर्ग है, वो मेकअप किट पर ज्यादा वरीयता दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो एक अभी एक लाइन याद आ गई मेरी कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। शायद मुझे पता नहीं कि किसकी है, बट मेरी याद आ गई कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, वो सादगी में भी कहर ढाती है। ठीक है, यानी कि जो खूबसूरत होता है उसको अच्छा या सजने संवरने की जरूरत नहीं होती। अगर एक अच्छा इंसान, एक यानी कि जो खूबसूरत नेचुरलिटी से है, अगर वो थोड़ा सज सवर जाता है तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ठीक है, तो खूबसूरत और सजने संवरने का सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। क्लियर, चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है चन्हूदड़ो। ठीक है, और चन्हूदड़ो की खोज 1931 में भाई गोपाल मजूमदार द्वारा की गई, और यह सिंधु नदी तट पर स्थित था। और चन्हूदड़ो से हमें सबसे पहली चीज जो मिली है वो मिली है मेकअप किट। क्लियर, उसके बाद हम बात करते हैं चन्हूदड़ो से हमें कुत्ता के बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद्य चिन्ह। यानी देखो कुछ जगह ऐसा पाया गया है, चन्हूदड़ो में कुछ एक स्थल है, उसमें से हमें ऐसे पैर के निशान मिले हैं, जैसे कि सबसे आगे बिल्ली भाग रही है और उसके पीछे कुत्ते के पद चिन्ह पाए गए हैं, जिससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। क्लियर, और सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, इसमें एक मेनली पॉइंट आता है कि चन्हूदड़ो जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रथम ग्रामीण स्थल माना गया है। अब देखो, अब यहां यानी चन्हूदड़ो को इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रथम ग्रामीण स्थल माना गया है। अब यानी कि जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक नगरीय सभ्यता है। अब इस नगरीय सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण स्थलों का तो काम नहीं। अब यहां से ग्रामीण स्थल यानी कि चन्हूदड़ो को ग्रामीण स्थल इतिहासकारों ने किस बेस पर रखा। क्लियर, तो सबसे मेनली पॉइंट यह है कि चन्हूदड़ो आईवीसी का ग्रामीण स्थल कहा या माना जाता है। क्लियर, यानी कि जो चन्हूदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल था वो अपने आप में इतना विकसित नहीं था जो एक नगरीय या नगर विकसित होते हैं, जिस कारण इसे ग्रामीण स्थल की उपाधि दी गई या ग्रामीण स्थल में इसकी गिनती की जाती है। क्लियर, और यहां पर हमें एक चीज और देखने को मिलती है, हमें यहां पर कोई भी दुर्ग नहीं मिला, कोई भी दुर्ग नहीं मिला, जिस कारण इसका यह अंदाजा लगाया गया कि यह एक पूर्ण रूप से ग्रामीण स्थल माना गया है। यहां से बहुत मोस्टली क्वेश्चन और कई बार क्वेश्चन बना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ग्रामीण स्थल किसको माना जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रामीण स्थल जो माना जाता है वो चन्हूदड़ो को माना जाता है। क्लियर, उसके बाद हम बात करते हैं, यहां से हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं, और मिट्टी के बर्तन हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमें और क्या चीज मिली है यहां से, और चन्हूदड़ो एक ऐसा शहर था जिसमें, या एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र शहर जिसमें सुरक्षा की कोई दीवार नहीं थी। यानी कि
ऐसा इसलिए इसको ग्रामीण स्तरीय पर रखा गया कि चन्होदड़ों में कोई भी सुरक्षा की दीवार या इतना डेवलपमेंट नहीं था, जिस कारण इसको ग्रामीण स्थल में रखा गया। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें कि एकमात्र शहर जिसमें सुरक्षा की कोई दीवार नहीं पाई गई। क्लियर? यानी कि जिस बेस पर इसको ग्रामीण स्थल कहा जाता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी स्थल पाए गए सब में सुरक्षा का विशेष कर ध्यान रखा गया, लेकिन एक चन्होदड़ो ही ऐसा शहर था जिसमें सुरक्षा का ध्यान ना रखा गया, जिस कारण इसको ग्रामीण स्थलीय वर्ग में रखा गया। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक था वो भी क्लियर हुआ। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ स्थल बचे हैं और कुछ स्थलों को हमने पढ़ लिया है, और जो स्थल बचे हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।